दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी कल देखने को मिली और इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझेंगे और आज भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ सीडीएसएल और बीएसई में कल गिरावट की संभावना बनी। उसके पीछे सेबी का एक बड़ा बयान, सेबी की तरफ से क्या बयान निकल कर है उसको समझेंगे, उसके मायने क्या है। आने वाले समय में जो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करिए दोनों ही एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा या सेबी के इस नए फैसले के बाद इसमें कमी आएगी, उसको समझेंगे। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों को अगर कंपेयर करें तो इस समय बेटर कौन सा लग रहा है। सीडीएसएल बहुत समय से मार्केट में है और एनएसडीएल ने नई शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत के समय ही अगर आप देखें तो इतनी बड़ी जंप लगा दी कि पी रेशियो के मुकाबले आप देखेंगे इस दोनों को कंपेयर करके तो एनएसडीएल महंगा हो गया, लेकिन ऊपर के लेवल से इसमें फिर करेक्शन भी काफ़ी आ गया। ऐसे में क्या उम्मीद है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनएसडीएल के कारोबार की तो देख सकते हो कि 1267 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.66% की शानदार तेजी है और इंट्राडे में इसने 1300 को क्रॉस किया। तो पिछले दिनों की शानदार तेजी, उसके बाद भारी गिरावट का दौर, फाइनल स्टॉक फिर एक बार 1300 को टच किया। तो आप देख सकते हो कि एनएसडीएल के शेयर ने लिस्टिंग के समय ही बड़ा धमाका किया। लिस्टिंग तो हल्की सी तेज़ी के साथ हुई, सिर्फ 10% के लिए। उसके बाद में 800 के शेयर ने 1425 का हाई बना दिया, काफ़ी ज़बरदस्त लगाया। उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हो गया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी नीचे स्टॉक आ गया, 1200 नीचे चला गया, लेकिन कल के ट्रेडिंग में 1290 तक पहुंचा, 9% की तेज़ी बताई। तो लोग अब समझ नहीं पा रहे कि ये अप डाउन कहाँ लेके जाएगा स्टॉक को। तो एनएसडीएल भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो डीमैट खातों के जरिए डिजिटल सिक्योरिटीज़ को मैनेज करती है। डीमैट अकाउंट के मामले में एनएसडीएल के पास केवल 24% की मार्केट शेयर है, लेकिन सिक्योरिटी कस्टडी में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो एनएसडीएल का शेयर 6 अगस्त को 880 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था। 800 में इसका आईपीओ आया था, 10% प्रीमियम में लिस्टिंग हुआ और लिस्ट के बाद 4 सत्रों में ही ये 1425 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो देखिए जो आईपीओ में जिन्होंने लगाया या फिर बाजार से भी खरीदारी की उनको 80% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला था 1425 के हिसाब से, लेकिन उसके बाद में गिरावट का दौर भी शुरू हुआ। तो बीएसई ने फिलहाल एनएसडीएल को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस के तहत रखा गया है, यानी इसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया है। तो शेयरों में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने की वजह से ये फैसला किया गया है कि इसके ऊपर अब अतिरिक्त निगरानी रखी जाए ताकि निवेशकों को इसमें किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो उसकी एडिशनल निगरानी उसी शेयर की होती है जिसमें बहुत ज़्यादा उठापटक होती है। कभी शेयरों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी गिर जाती है और कभी भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है। ऐसे में ये फैसला लिया जाता है। एनएसडीएल के Q1 रिजल्ट की बात करें, कंपनी ने नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का बताया और आप देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले यानी फाइनेंशियल 2025 के मुकाबले 15% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट था। रिवेन्यू की बात वहाँ पे 7% की डिक्लाइन देखने को मिली है। 312 करोड़ के आसपास इस बार रिवेन्यू बताया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 337 करोड़ के आसपास था। तो एनएसडीएल का इस दौरान देखें तो डिपॉजिटिव बिजनेस है वो 161 करोड़ का इसमें प्रॉफिट बताया। जो इसमें कंपनी का जो डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस है उसमें 18 करोड़ की कमाई हुई और 133 करोड़ का बिजनेस है वो बैंकिंग सर्विस के माध्यम से हुआ। और इससे आप देख सकते हो ये ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बेहतर रहा। अब एक बार हम इसको सीडीएसएल के साथ कंपेयर करेंगे, एनएसडीएल और सीडीएसएल की कैसी संभावना दोनों की रही है। बात करेंगे रिवेन्यू की तो एनएसडीएल का रिवेन्यू 1420.15 करोड़ के आसपास रहा, जबकि सीडीएसएल का रिवेन्यू 1082.21 करोड़ के आसपास रहा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एनएसडीएल ने 343.12 करोड़ का बताया, जबकि सीडीएसएल ने 526.33 करोड़ का बताया। बात करें एबिटाडा की तो 492.94 करोड़ का एबिटाडा बताया है एनएसडीएल ने, जबकि सीडीएसएल ने 743.99 करोड़ का बताया। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की तो 22.35% की देखो मार्जिन देखने को मिली एनएसडीएल में, तो सीडीएसएल के अंदर पैट मार्जिन 48.63% रही।
बात करें इसके आरओई की तो एनएसडीएल का आरओई 17.11% रहा, जबकि सीडीएसएल का आरओई 29.90% के आसपास रहा। बात करें नेटवर्थ की तो एनएसडीएल का जो नेटवर्थ है 2005.34 करोड़ के आसपास, जबकि सीडीएसएल का 1760.35 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो थोड़ा सीडीएसएल का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब बात करें इसके की ऑपरेशनल मैट्रिक्स की, टोटल डीमेट अकाउंट की बात करें तो एनएसडीएल के पास 3.95 करोड़ इस समय टोटल आप देख सकते हो कि डीमेट अकाउंट है, जबकि सीडीएसएल के पास 15.30 करोड़ डीमेट अकाउंट है। यानी सीडीएसएल के पास ज़्यादा है क्योंकि उनके पास रिटेल कस्टमर के डीमेट अकाउंट है, जबकि ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के एनएसडीएल के पास। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अकाउंट बात करें तो 3.93 करोड़ है एनएसडीएल के पास, सीडीएसएल के पास है 15.29 करोड़। अब नॉन इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे 0.0018 करोड़ है, जबकि सीडीएसएल की बात करें 0.0010 करोड़ है। डीमेट कस्टडी वैल्यू देखें तो यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 4,64,16,404 करोड़ की है, जबकि सीडीएसएल में अगर आप देखें तो 70,52,402 करोड़ है। तो डीमेट कस्टडी वैल्यू आप देखें एनएसडीएल की ज़्यादा है। इसके अलावा एवरेज कस्टडी वैल्यू पर डीमेट अकाउंट देखें तो 1.18 करोड़ के आसपास है, जबकि सीडीएसएल की 0.05 करोड़ है। टोटल क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट देखें तो 4,75,869 करोड़ एनएसडीएल की, जबकि सीडीएसएल की 83,599 करोड़ है। डीपी सर्विस सेंटर टोटल संख्या देखें तो 65,391 है एनएसडीएल की, जबकि सीडीएसएल के 18,918 करोड़। तो इस मामले में देखें तो थोड़ा सा आपको एनएसडीएल का पलड़ा भारी दिखाई देगा। ओवरऑल दोनों ही अपनी अपनी जगह के हिसाब से मजबूत है। अब बात है सीडीएसएल की तो आज 1578 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.55% की तेजी है। तो सीडीएसएल थोड़ा सा दबाव में इसलिए आ गया, तो यहाँ पे सेबी के चेयरपर्सन का जो बयान निकल कर आया है, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने FICCI के एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की अवधि यानी टेन्योर बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा। उनका यह लक्ष्य है कि मार्केट में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है, कैश मार्केट में ट्रेडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, जो और ऑप्शनल जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग उसको कम करना है। तो इस बयान के बाद निवेशकों में चिंता फैल गई है, क्योंकि बीएसई और एंजल वन जैसी कंपनियों की कमाई डेरिवेटिव्स व्यापार से ज़्यादा आती है। एंजल वन के चेयरमैन दिनेश ठक्कर ने पहले ही बताया था कि कंपनी की 45% जो इनकम है वो F&O ब्रोकेज सेगमेंट से ही आती है। यानी इन सब कंपनियों को भारी झटका लग सकता है, यहाँ तक कि सीडीएसएल को भी झटका लग सकता है, क्योंकि कस्टमर बेस कम हो सकता है। तो अब आप देखें CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार जो राजेश बैतेन ने बताया कि डिस्काउंट ब्रोकर और एक्सचेंजों की 85% की कमाई डेरिवेटिव से ही आती है। उनका अनुमान है कि अगर डेरिवेटिव की अवधि बढ़ती है तो BSE की कमाई 50 से 60% तक असर पड़ सकता है, कम हो सकती है। तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाई जाती है तो इससे एक्सचेंजों और ब्रोकरेज फर्मों के ट्रेडिंग वॉल्यूम और मुनाफे पर असर पड़ेगा। हालांकि BNC के MD और CEO सुंदरम राममूर्ति ने कहा है कि भारत में रेगुलेटरी पॉलिसी लगातार विकसित हो रही है, वे नियामक का फैसला आने का इंतजार करेंगे। कंपनी अब मार्जिन सुधारने की बजाय रेवेन्यू के नए स्रोत तलाशने पर फोकस कर रही है। तो कुल मिला के सेबी के इस बयान ने यहाँ पे थोड़ा सा दबाव की स्थिति तो बनाया, जिसमें BSE CDSL जैसे एंजल वन से शेयर दबाव में आए, लेकिन ये लोगों के भले के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम अनुभव होता है, वो लोगों की बातों में आके निवेश करते हैं और नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत भारी बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं को फलती है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, जिनके पास नई टेक्नोलॉजी है, वो इसमें कमा सकते हैं, यानी बड़े फंड हाउस, चाहे वो FI हो DI हो। बाकी रिटेल इन्वेस्टर इसमें नहीं कमाते। ये बार बार वार्निंग भी दी जाती है सेबी की तरफ से, और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ कैश ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले समय उनको नुकसान की संभावना और बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।